नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन एवं अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। बच्चों सभी लोग तैयार हो जाइए। आज आपकी बहुत ही अच्छी क्लास, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों जितने भी आपके पर्व हैं, त्यौहार हैं, ठीक, क्योंकि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो सभी लोग जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट कमीशन के हैं या यूपीएससी के हैं, सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। पहली सूचना तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास है, ठीक है। अभी आर्ट एंड कल्चर आपका कंप्लीट हो रहा है, आज ये अंतिम क्लास है आपकी। लेकिन निराश होने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आने वाला जो भी आपका सैटरडे और संडे होगा, सैटरडे और संडे बच्चों, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? चलिए फटाफट आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए, फिर हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, ठीक है। सौरभ सक्सेना जी, सुमन, श्रीमन, सोनम, ठीक है। आप लोग बच्चों फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं ये बात कर रहा था कि आज आपकी ये आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास होगी, लेकिन इसमें निराश होने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आपका जो सैटरडे और संडे है, ठीक है, तो सैटरडे और संडे को हम आपका एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, ठीक। उसको आप मैराथन क्लास कर सकते हैं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की क्लासेस वो होगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो। तो आप एक बड़ी संख्या में वहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा है, ठीक, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं किया तो वो सारा चीज़ बेकार है, ठीक। और प्रैक्टिस मैं इस तरीके से कराऊंगा आपको कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिल सकते हैं या आपके एग्जाम में टैली कर सकते हैं। तो उस सेशन को आप मिस मत करिएगा। ये हमारा पूरा प्रयास होगा कि आपको एक बढ़िया प्रैक्टिस दें। तो आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस पहले कराऊंगा, फिर बाकी सब्जेक्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक। तो ये एक सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज भी 2 बजे हमारी जो स्पेशल क्लास होगी, मेंस की क्लास है, स्पेशल जो है बच्चों, उसको कोई भी बच्चा जोड़ सकता है, कोई बच्चा वहां पे आके पढ़ सकता है। वो प्लस चैनल पे है, प्लस कोर्स पे है, वहां पर जाके आप क्लास से जुड़ सकते हैं। 2 बजे मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। द्वितीय विश्व युद्ध का आर्थिक पर्याय यानी द्वितीय विश्व युद्ध का भारत के इकोनॉमिकल कंडीशन पर क्या इफेक्ट पड़ा, इसकी चर्चा हम करेंगे वहां पर। और तीसरा जो आपको मैं सूचना देना चाहता हूं, वो तीसरी सूचना बच्चों ये है कि हमारा जो कंप्लीट कोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो आज स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग 4 बजे है, 4 से 5 इसकी टाइमिंग है बच्चों। आवाज़ से ही ये स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। तो यहाँ पर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, आपको लगता है कि नहीं सर से जुड़ना चाहिए, एक बेहतर एजुकेटर हम आपके सामने है, अगर आपको लगता है, ऐसा महसूस होता है, हमारे में आपको ईमानदारी अगर दिखती है, तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। एक लंबा अनुभव हमारा रहा है आप लोगों के साथ काम करने का। इससे जुड़ना कैसे है, उसके लिए आपको मोबाइल में जाकर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा, और ये हमारा अनअकैडमी यूपीएससी जो आपका ऐप है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं बच्चों। और साथ साथ हम आपको बता दें कि अगर जुड़ने का क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा, तो लाइव क्लासेस होंगी, आप लाइव हमारे सामने आ सकते हैं, ठीक। हम और आप एक दूसरे से आमने सामने जुड़ेंगे। उसके बाद जो भी आप पढ़ेंगे उसकी टेस्ट सीरीज और क्विजेज कराए जाएंगे, और 3 दिन के बाद आफ्टर 3 डेज, चौथे दिन जो है आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, यानी जितने भी डाउट्स आपके होते हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक। तो सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, इसे कैसे लेंगे आप, तो अपने मोबाइल में आप सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल करना बच्चों। इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस पे जाना है, अनअकैडमी प्लस, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, अनअकैडमी प्लस चैनल को सिलेक्ट करना है। प्लस चैनल को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है, यूपीएससी सीएससी। आप सिविल की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करेंगे, बाकी और भी अदर कोर्सेज यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं, देख सकते हैं। आपको एग्जाम बैंकिंग के हैं, सीए के हैं, नेट यूजीसी, सारे एग्जाम हैं बच्चों यहाँ पर। तो आप यूपीएससी सीएससी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, ठीक है। आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जब जाएंगे तो आपके सामने जितने भी सब्सक्रिप्शन है वो ओपन हो जाएंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर, 2 ईयर। तो आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो 1 ईयर, 2 ईयर का होना चाहिए बच्चों, जिसकी फी जो है 44,000 है 1 ईयर की और 64,000 है
2 ईयर की। लेकिन अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज करते हैं, रेफरल कोड हमारा SKY लाइव है, ये रेफरल कोड न भूलिएगा। अगर इस रेफरल कोड को आप यूज करेंगे तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे, ठीक, तभी आप हमारी क्लासों से जुड़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप हमारे रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा, और वह तब आपका जो है ये कोर्स 1 ईयर का 39,600 एंड 2 ईयर का जो कोर्स है वो 57,600 हो जाएगा। तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आप हमसे जुड़ने का आपको अवसर भी मिलेगा बच्चों। तो एक बड़ी संख्या में आप जुड़िए। यहाँ पर जुड़ने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, आप अगर कोर्स में अपीयर होते हैं, सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, साइंस के हों, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार लोगों से जुड़ सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी, विकल्प दोनों मौजूद होगा। जो आपको अच्छा लगे आप उससे जुड़िए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्वालिटी की जहाँ तक बात है उसमें कोई शक नहीं है, आपको जो है विश्वसनीयता में भी कोई शक नहीं है। एक ड्यूटी की तरह यहाँ पर जितने एजुकेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं आपके साथ, ठीक। तो बच्चों आप भी जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास आपके पर्व, त्योहार और मेले पे आयोजित है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से पर्व और कौन कौन से त्योहार जो है फेमस हैं, ठीक है, किन्हें एग्जाम में पूछा जाता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पर्व और त्योहार इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी बात, आपसे अगर कोई पूछे कि त्योहार होता क्या है, पर्व होता क्या है, तो आप 2 शब्दों में उसे कह सकते हैं कि पर्व या त्योहार वह दिवस होता है जिस पर कोई भी समुदाय, कोई भी संप्रदाय, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को, अपनी आंतरिक भावनाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है उस दिन। यानी अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक क्या है, माध्यम है आपका त्योहार और पर्व, ठीक है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो अलग अलग धार्मिक भावनाएं होने के कारण आपके त्योहार भी क्या हैं, अलग अलग हैं। सभी धार्मिक समुदायों के त्योहार क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जितनी प्रकार की धार्मिक विचारधाराएं हिंदुस्तान में हैं उतने ही प्रकार के त्योहार आपको दिखाई देते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले अगर आपसे कहा जाए कि मूल रूप से त्योहार पर्व को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो आप कह सकते हैं कि 3 भागों में, ठीक है। देखिए, पर्व, त्योहार और मेले। तो बच्चों आपकी ये आज लास्ट क्लास है आर्ट एंड कल्चर की। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग संख्या अपनी बढ़ाते रहिए, कम से कम संख्या बढ़ाते रहो बच्चों अपनी जो है। देखिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए आप लोग, लाइक एंड शेयर करते रहो बच्चों, ठीक है। देखिए, हम बात करते हैं कि पर्व, त्योहार और मेले, पहले इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले मूल रूप से इनको कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में, ठीक। तो देखिए, पहले हो जाएंगे आपके धार्मिक पर्व एवं त्योहार, धार्मिक पर्व एवं त्योहार। दूसरा धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष पर्व एवं त्योहार, धर्मनिरपेक्ष पर्व एवं त्योहार। और तीसरा आपका जो है राष्ट्रीय पर्व, तीसरा आपका होता है राष्ट्रीय पर्व, तीसरा आपका राष्ट्रीय पर्व है। तो राष्ट्रीय पर्व में बच्चों आप जानते हैं आपका स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस यानी जिसको आप 15 अगस्त कहते हैं। दूसरा गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस जो आपका 26 जनवरी है। और तीसरा गांधी जयंती, गांधी जयंती, गांधी जयंती आपकी बच्चों 2 अक्टूबर है। तो ये 3 आपके जो है क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। 3 क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। अब देखिए, अगर धार्मिक पर्व और त्योहार की हम बात करें
तो धार्मिक पर्व और त्यौहार किसे कहते हैं? धार्मिक पर्व और त्यौहार बच्चों उसे कहा जाता है जब किसी धार्मिक समुदाय या संप्रदाय के द्वारा अपनी धार्मिक भावनाओं एवं अभिव्यक्तियों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए किसी एक दिन को अवसर के रूप में मनाया जाता है, उसे हम कहते हैं धार्मिक पर्व और त्योहार। तो जब धार्मिक विचारधाराएं आपकी अलग अलग होंगी तो आपके धार्मिक पर्व और त्योहार भी अलग अलग होंगे। ठीक, जो धर्म विशेष पर आधारित होता है, तो धर्म विशेष पर आधारित जो विचारधाराएं हैं, अगर उन विचारधाराओं को व्यक्त करने के लिए किसी अवसर या दिन की आप योजना बनाएंगे तो आपके त्योहार और पर्व भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे हिंदू पर्व और त्योहार, जैसे हिंदू पर्व एवं त्योहार, हिंदू पर्व एवं त्योहार, मुस्लिम पर्व एवं त्योहार, मुस्लिम पर्व एवं त्योहार, सिख पर्व एवं त्योहार, ईसाई पर्व एवं त्योहार, पारसी, भाई 6 तो अल्पसंख्यक हैं आपके यहाँ, जैन और बौद्ध। ये आपके ऐसे समुदाय हैं जिनके धर्म और त्योहार जो है वो धार्मिक पर्व और त्योहार में आएंगे। ठीक है, क्योंकि इन सबको आप क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं बच्चों? धर्म कहते हैं। तो ये आपके धार्मिक पर्व और त्योहार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि जैसे आपका हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म में चाहे दिवाली हो, रामनवमी हो, आपकी होली हो, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो सामान्य तौर पर आप जानते हैं। ठीक है, उनका प्रयोजन भी जानते हैं, उनका उद्देश्य भी जानते हैं, उनको मनाने का तरीका भी जानते हैं, उनके महीने भी जानते हैं, यानी समय या माने अवसर भी जानते हैं कि किस अवसर पर मनाया जाता है। वही हाल मुस्लिम में भी है, सिख में, ईसाई में, इन तमाम चीज़ों में। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यूपीएससी की नज़र से देखा जाए, उसके चश्मे से देखा जाए, तो उसकी नज़रों में जो इम्पोर्टेंट होता है वो है आपका धर्मनिरपेक्ष त्यौहार। इसमें भी ज़्यादातर जो है आपके उत्तर पूर्व के राज्यों के, जो आपके उत्तर पूर्व के राज्य हैं, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, या नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम के जो त्यौहार और पर्व होते हैं, और खास तौर से दूसरा दक्षिण भारत में जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यहाँ के पर्व और त्योहारों की चर्चा ज़्यादा करते हैं, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि इसका नज़रिया क्या है, आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि इन पर्व और त्यौहार को कहीं न कहीं जो है भाई एक ऐसा वर्ग मना रहा है जिनकी संख्या भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे इनका इफेक्ट नहीं है, तो ये सामान्य लोगों में चर्चा में बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो एग्जामिनर को ये लगता है कि नहीं, ये आप सामान्य रूप से इनको नहीं जान रहे होंगे, क्योंकि दिवाली अगर पूछेगा तो आपको पता है सब कुछ, तो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ से आपको जानकारी कम है, तो इसीलिए कहीं न कहीं इस सेक्शन को वो ज़्यादा पूछते हैं। तो हम भी यही प्रयास करेंगे कि आपको जो है आज की क्लास में धर्मनिरपेक्ष पर्व और त्योहार की चर्चा करें बच्चों, और ये एक इम्पोर्टेंट होगा जहां पर हम आपको लोशंग त्यौहार, आपके पोंगल त्यौहार, आपके सैरेगुला त्यौहार और खुजराहो नृत्य हो गया, या नववर्ष हो गए, सरहुल हो गया, हार्नबिल महोत्सव हो गया, बिहू हो गया, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आज करेंगे। ठीक है, और मुझे जो लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और जो भी आपके धार्मिक त्यौहार हैं उन्हें आप पढ़ सकते हैं, किताबों से पढ़ लीजिएगा बच्चों। अपनी संख्या आप लोग बढ़ाते रहिए, क्लास बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार क्लास होने जा रही है, और मुझे नहीं लग रहा कि आपकी ये संख्या इनफ है। अपनी संख्या को और बढ़ाइए बच्चों आप लोग। चलिए, और एक बार मैं आपको फिर से, चूंकि अभी बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आज आपकी आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास है। हाँ, क्लास लास्ट है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ और आप भी हमसे जुड़े हुए हो। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं आर्ट एंड कल्चर पर किसी एक टॉपिक को फिर पढ़ाया जाना चाहिए, या ये टॉपिक पढ़ा देना चाहिए, आपको लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो उस पर हम विचार करेंगे और एक कोई दिन, किसी दिन जो है उस टॉपिक को भी कवर कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि क्लास भले ही फिनिश हो रही आर्ट एंड कल्चर की, शाम की क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। जो 7 बजे क्लास है एंशिएंट हिस्ट्री की, वो रेगुलर चल रही है। उसके बाद वहाँ पर फिनिश होने के बाद आपकी मेडुअल या मॉडर्न को लाऊंगा। ठीक, और
2 बजे हमारी स्पेशल क्लास है प्लस पर मेंस की, उसको भी आप जोड़ सकते हैं। 4 बजे आप जो है सब्सक्रिप्शन लेने वाली क्लास है, एक प्रॉपर वे में चलेगी वो क्लास, एक कंप्लीट कोर्स होगा वहाँ पर 4 बजे, वहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने बताया कि सैटरडे और संडे 2 दिन अब आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, यानी अभी तक आपने आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री जो भी पढ़ा उसकी एक मैराथन प्रैक्टिस होगी MSQ, वो होगा सैटरडे और संडे, 2 से 2.5 घंटा 3 घंटे की वो क्लास होगी। तो आपकी परीक्षा और मेरी परीक्षा दोनों की परीक्षा होगी उन क्लासों में। ठीक है, तो आप भी पसीना बहाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। बहुत आप लोगों ने मजा ले लिया, ठीक है, अब पढ़ने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाइए, अगर एग्जाम देना चाहते हैं, सीरियस हो आप तब। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप कमेंट करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आज हम क्लास में देखेंगे बच्चों धर्मनिरपेक्ष पर्व एवं उत्सव। धर्मनिरपेक्ष पर्व एवं उत्सव। देखिए बच्चों, धर्मनिरपेक्ष की जहां तक बात आती है तो ये आपके संविधान का शब्द है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन सामान्य शब्दों में इतिहास की भाषा में अगर कहा जाए तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी भी कोई राज्य जो है किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा न दे, यानी किसी जब एक धर्म विशेष को आप बढ़ावा नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं, यानी आपके राज्य में किसी भी धर्म को विकसित होने का अवसर क्या है, प्राप्त है। तो आप ऐसे में आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहे जाते हैं जब आपकी राज्य में सभी धर्मों को विकास का समान अवसर मिल जाता है और आप किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा न दें तो आप धर्मनिरपेक्ष कहे जाते हैं। ठीक, उसी तो आगे चलिए अब हम देखते हैं कि भारत में क्या धर्मनिरपेक्ष पर्व और उत्सव दिखाई देते हैं बच्चों। तो बेशक दिखाई देते हैं। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी संप्रदायों को अपनी धार्मिक मान्यताओं, अपने अभिव्यक्तियों को, अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी क्या है, स्वतंत्रता है। इसीलिए देखिए कि सभी समुदाय, सभी धार्मिक लोगों के अलग अलग पर्व और अलग अलग क्या हैं, त्योहार हैं, क्योंकि सबकी विचार क्या हैं, अलग अलग हैं, सबकी अभिव्यक्तियों के माध्यम क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमें भौगोलिक रूप से और जाति आधार पर कहीं न कहीं त्योहारों में अंतर दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम 9 वर्ष की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में, कभी ये एग्जाम में आया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। देखिए हम बात वही करेंगे बच्चों जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आपकी संख्या बढ़ाएं, आपको लॉलीपॉप दें, ठीक है। हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कहीं न कहीं जो है गैदरिंग चाहते हैं, उसके लिए एक माने अट्रैक्टिव वो रखे हैं, माने क्लास होती है। लेकिन हमारा ये तरीका है कि हम आपको एक प्रॉपर वे में कंप्लीट कराएं, जो जरूरी चीज़ें हैं आपको उस चीज़ों को दें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 9 वर्ष की बात की जा रही है। तो जैसे होता है, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग 9 वर्ष के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक। तो जैसे 9 वर्ष अंग्रेजी में आपके जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन हिंदी में आपके चैत्र से स्टार्ट होता है, चैत्र मास से स्टार्ट होता है। तो राज्यों में इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे उगादी, एक नाम आता है बच्चों उगादी, पहला लेते हैं उगादी। ये उगादी कहाँ का 9 वर्ष है, किस राज्य का? तो उगादी बच्चों ये 9 वर्ष है आपके आंध्र प्रदेश, शार्ट में हम लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। तो उगादी जो 9 वर्ष है ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगला है संवत्सर पांडवों। संवत्सर पांडवों ये गोवा का है। संवत्सर आधा म है, संवत्सर पांडवों, इसको सही सही लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। संवत्सर पांडवों ये गोवा का है। ये गोवा का नित्य माने गोवा का क्या है, 9 वर्ष है, यानी इसे गोवा में 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम वैशाख कहाँ की है? पश्चिम बंगाल। प्रथम वैशाख बच्चों पश्चिम बंगाल। प्रथम वैशाख बंगाल माने पश्चिम बंगाल में 9 वर्ष को क्या कहते हैं? प्रथम वैशाख कहते हैं, ठीक है। ये आपके पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में हम इसको क्या कहते हैं? प्रथम वैशाख कहते हैं,
ठीक है। देखिए अभी हम उत्तर भारत के राज्यों की नहीं, ज्यादातर बात होगी दक्षिण भारत के राज्यों की। एक आता है गुड़ी पाड़वा, बहुत फेमस है, आप लोगों ने पिक्चरों में बहुत बार देखा होगा, क्योंकि इसलिए देखा होगा बच्चों क्योंकि सामान्यतः अगर आप देखिए तो पिक्चरें महाराष्ट्र में फिल्माई जाती हैं, ज्यादातर पिक्चरें महाराष्ट्र पे बेस होती हैं, ठीक। तो वहां पर आप देखेंगे कि मराठी लोग जो है एक पर्व मनाते हैं जिसे कहा जाता है गुड़ी पाड़वा, ठीक, महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक। अगला है गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा ये मनाया जाता है बच्चों महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। और आपका विशु, विशु कहाँ का है? विशु है बच्चों केरल का। विशु नव वर्ष कहाँ मनाया जाता है? केरल। देखिए पूरी तरह केरल में है ये, लेकिन थोड़ा सा क्षेत्र तमिलनाडु में भी आता है, ठीक, वहां भी इसको मनाया गया है। लेकिन अगर आपको स्पेशली तमिलनाडु का पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु का होता है पुथांडु। तमिलनाडु का जो नव वर्ष है वो है पुथांडु। पुथांडु, प है, पहला वर्ड क्या है? प, पुथांडु। ये आपको मनाया जाता है कहाँ पर? तमिलनाडु। तो ये आपके नव वर्ष हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये अलग अलग राज्यों में नव वर्ष को अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किया जाता है। तो इनको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, फटाफट नोट करिए इनको, फटाफट इनको नोट करते चलिए आप लोग। शीला, मुकेश, सोनम, सबको हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए अब हम आगे चलते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव। अगला है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग नाम से पकड़ लेंगे कि ये कहाँ पर है, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ मंदिर निर्माण शैली। जब मैंने पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था खजुराहो कहाँ पर है। खजुराहो बच्चों आपके एमपी में है, छतरपुर जिले में। खजुराहो कहाँ है? एमपी के छतरपुर जिले में। खजुराहो बच्चों एमपी के छतरपुर जिले में है। तो खजुराहो अपने मंदिर निर्माण शैली के लिए क्या है? फेमस है। कहा जाता है कि खजुराहो नाम से आपको ये नृत्य क्या है समझ में आ जाना चाहिए। तो ये एमपी में एमपी में मनाया जाता है। कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था। ये ध्यान रखना, ये मनाया तो जाता है कहाँ पर? एमपी में, लेकिन इसे एमपी ने प्रारंभ नहीं किया है, इसे प्रारंभ किया है भारत सरकार ने। किसने शुरू किया बच्चों? भारत सरकार ने। कब से शुरू किया है? इसे शुरू किया भारत सरकार ने 1975 से, ठीक। किसके सहयोग से? एमपी कला परिषद से, मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से इसे प्रारंभ किया गया है और ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है 1975 में। ये प्रयोजन क्या होता है इसका प्रयोजन क्या होता है? तो इस नृत्य का प्रयोजन ये होता है कि पहला उद्देश्य इनका होता है कि ये खजुराहो के जो मंदिर है उन मंदिरों की कामुकता एवं सौंदर्य के प्रति लोगों का क्या करें? आकर्षण बढ़ाएं। यानी इस नृत्य का जो प्रयोजन होता है, जहां पर एक बड़ी संख्या में लोग क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। इसके दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य होता है बच्चों कि जो खजुराहो मंदिर है, खजुराहो मंदिर जो बने हुए, चूंकि वहां पर आपको हमने पढ़ाया था कि कामुकता उन मंदिरों की निर्माण शैली में झलकती है, जो मूर्तियां बनी हुई है वहां पे। तो पहला उद्देश्य होता है कि खजुराहो मंदिर, इसको ऐसे कह सकते हैं, खजुराहो मंदिर की कामुकता एवं सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ाना। सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ाना। और दूसरा उद्देश्य है, हाँ, एक उद्देश्य हमने बताया कि खजुराहो के मंदिर की कामुकता एवं सौंदर्य के प्रति आकर्षण बढ़ाना। हाँ, दूसरा होता है बच्चों पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है। तो ये दो उद्देश्य हैं इस नृत्य के। भाई सीधी सी बात है
कि जब हम इस मेले पर्व के माध्यम से लोगों को ये बता पाएंगे कि हमारे यहाँ की मंदिर कैसी है, यहाँ की मूर्तियाँ कैसी हैं, इनकी कामुकता और सौंदर्य से लोगों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब तो आकर्षण पैदा होगा। और जब आकर्षण पैदा होगा तो पर्यटन ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ेगा। और पर्यटन ऑटोमेटिक अगर बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश राज्य की आर्थिक क्या होगी, लाभ होगा, आर्थिक प्रॉफिट होगा। तो ये दो उद्देश्य हैं इस नृत्य के, जिसे भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से शुरू किया गया है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है बच्चों, अगला जो नृत्य है वो है सैरे गुल फरोंसा। बहुत ही महत्वपूर्ण वो पर्व है बच्चों, त्योहार। सैरे गुल फरोंसा, शैर ए गुल फरोंसा। अब देखो बच्चों, हमने इसको रखा है किस कैटेगरी में, धर्मनिरपेक्ष त्योहार में रखा है, धर्मनिरपेक्ष पर्व में आता है। लेकिन शब्द से आपको यह लग रहा होगा कि यह किसी संप्रदाय विशेष का एक पर्व है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। लेकिन जिस बादशाह ने इसे शुरू किया बच्चों, वह बादशाह भी कहीं न कहीं सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष था, और वह बादशाह है मुगल बादशाह अकबर। इसे शुरू करने वाला बादशाह बच्चों कौन है? अकबर है। ये क्या है? अकबर ने इसको क्या किया था? प्रारंभ किया था। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि अकबर ने जब इस त्योहार को प्रारंभ किया तो क्यों किया था, उसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बच्चों सांप्रदायिक सद्भाव में वृद्धि करना। उद्देश्य था इसका सांप्रदायिक सद्भाव में वृद्धि करना, सांप्रदायिक सद्भाव में वृद्धि करना, सद्भाव में वृद्धि करना, सांप्रदायिक सद्भाव में वृद्धि। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव में वृद्धि होगी कैसे? कैसे वृद्धि होगी भाई? तो यहां सांप्रदायिक सद्भाव का संबंध हिंदू मुसलमानों के बीच क्या करना, एकता को मजबूत करना। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता को मजबूत करने के लिए क्या किया गया? यहां पर यह किया जाता था कि जो बख्तियार काकी की मजार है, जो दिल्ली में बख्तियार काकी की मजार है बच्चों, जो दिल्ली में बख्तियार काकी की मजार है, तो बख्तियार काकी की मजार से, बख्तियार काकी की मजार से योग माता मंदिर, ये हिंदू मंदिर है, योग माता मंदिर, ये हिंदू मंदिर है बच्चों, योग माता मंदिर। कहा जाता है कि यहां से एक पालकी निकलती थी, और वह पालकी जो है ताड़ के पत्तों से सजी होती थी, फूल मालाओं से लदी होती थी, और उसमें एक मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों एक साथ जो है बख्तियार काकी की मजार से योग माता मंदिर जाया करते थे। तो ये हिंदू धर्म का प्रतीक है, और ये जो है इस्लामिक धर्म का प्रतीक है। तो दो धर्मों को इसमें क्या किया गया है? जोड़ा गया है बच्चों। दो धर्मों को इसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। इसे फूल वालों की सैर कहा जाता है। कहा जाता है इसमें इतने फूल लदे होते थे कि इसे फूल वालों की सैर कहा जाता था। इस त्योहार को फूल वालों की सैर कहा गया है। इस त्योहार को बच्चों फूल वालों की सैर कहा गया है, और फूल वालों की सैर कहा गया है, और साथ साथ इसे फूल का त्योहार भी कहते हैं। 3 फूल का त्योहार। 3 फूल का त्योहार क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 दिन चलता था ये, तो इसका एक नाम और है 3 फूल का त्योहार। ये 3 दिन चलता था, 3 फूल का त्योहार। लेकिन कहा जाता है कि दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान आए बच्चों, तो इस धर्मनिरपेक्ष त्योहार को उन्होंने क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों ने इसे क्या किया? बंद कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर बैन लगा दिया। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में पंडित नेहरू ने इसे पुनः क्या किया? प्रारंभ किया। पंडित नेहरू ने पुनः इसे क्या किया बच्चों? प्रारंभ कर दिया, पुनः प्रारंभ किया। किसने किया? पंडित नेहरू ने किया। तो ये आज भी प्रचलन में आपको बना हुआ है। ठीक, तो पंडित नेहरू के द्वारा ये पुनः क्या किया गया? प्रारंभ किया गया, और एक धर्मनिरपेक्ष मंदिर है। और उद्देश्य क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव में वृद्धि करना। कैसे करना वो आपके सामने हमने समझा दिया, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? मजा आ रही कि नहीं क्लास में? कीर्ति जी, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो।
चलो अच्छा, अब देखिए, अब अगला आपका जो त्योहार है वो है ओणम। वो है बच्चों ओणम त्योहार है। अगला है ओणम। ओणम त्योहार, ओणम बच्चों ये कहाँ मनाया जाता है? केरल। ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और ये एक क्या है? ये फसल उत्सव है। ये क्या है बच्चों? फसल उत्सव है। देखिए बहुत सारे जो त्योहार हैं वो सामान्य रूप से जो है फसल कटाई पर मनाए जाते हैं। जैसे आपके दक्षिण भारत में आगे देखेंगे पोंगल है, बिहू है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ओणम है। तो ये ऐसे त्योहार हैं जो आम जनता द्वारा यानी किसानों के द्वारा मनाए जाते हैं और ये जो है फसल उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि ओणम को केरल में एक राजकीय उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। इसे राजकीय उत्सव के तौर पर मनाया जाता है और कहा जाता है कि मलयालम कैलेंडर में जो पहला महीना होता है इसे चीगम कहते हैं। चीगम, मलयालम कैलेंडर में पहले महीने क्या कहा गया? चीगम। देखिए चीगम क्या है? ये चीगम क्या है बच्चों? ये आपके मलयालम कैलेंडर का पहला महीना है। मलयालम कैलेंडर का प्रथम माह, मलयालम कैलेंडर का प्रथम माह यानी अंग्रेजी कैलेंडर का जनवरी, अंग्रेजी कैलेंडर का जनवरी। तो जनवरी में कौन सी फसल कटती बच्चों? खरीफ की फसल। कौन सी फसल कटती है? खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ की फसल कटती है, जैसे धान, ठीक, धान वगैरह इसी समय काटे जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये फसल उत्सव है और फसल उत्सव के पर्व पर मनाया जाता है, ठीक। और ये मलयालम कैलेंडर के थ्रू मनाया जाता है बच्चों। ये इसमें ये खासियत होती है कि कहा जाता है कि किसान जो होते हैं, जो किसान होते हैं बच्चों, वो भोज का आयोजन करते हैं, नृत्य का आयोजन होता है, फूलों से सजे होते हैं, हाथियों को सजाया जाता है, एक भव्य एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि ओणम में, ओणम जिस समय मनाया जाता है बच्चों, उसमें एक त्योहार होता है जिसे कहा जाता है बल्लम काली। देखो बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है जिसका नाम है बल्लम काली। ये बल्लम काली क्या होता है? आप लोगों ने टीवी में बार बार देखा होगा। ये बल्लम क्या है? बल्लम काली क्या है बच्चों? तो बल्लम काली कहा जाता है कि आपने देखा होगा कि केरल में एक झील है जिसका नाम है पुन्नमड़ा झील। कौन सी झील? पुन्नमड़ा झील। केरल में एक झील है पुन्नमड़ा झील, पुन्नमड़ा झील। इसी पुन्नमड़ा झील में बच्चों आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा या चित्र में देखा होगा, इसी झील में सर्प की नौकाएं, सर्प की तरह नौकाएं होती हैं। सर्प नौका आप कह सकते हो उसको। सर्प नौका की दौड़ होती है। सर्प नौका की क्या होती है? दौड़ होती है, ठीक। और इस दौड़ में जीतने वाले को नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। कौन सी ट्रॉफी? नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो ये पुन्नमड़ा झील में आयोजित बल्लम काली जो आयोजन है, ठीक। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जैसे अपने यहाँ जब नागपंचमी आती है तो नागपंचमी में बहुत सारे खेल आयोजित किए जाते हैं ना, जैसे कबड्डी है, जैसे बेसबॉल है या लॉन्ग जंप है, बहुत सारे ऐसे खेल आयोजित किए जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी केरल में भी इस अवसर पर जो है एक बल्लम काली खेल जो है आयोजित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि यहाँ पर बल्लम काली खेल के साथ साथ एक खेल और होता है जिसे कहते हैं अडेक निकल। अडेक निकल खेल भी होता है। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, जाने दो, नहीं लिख लो, ठीक है लिख लो। अडेक निकल खेल, ये भी एक खेल है बच्चों, लेकिन इसके बारे में डिटेल हमको नहीं पता है अभी। अडेक निकल खेल ऐसे आप नोट कर लीजिए। ये भी ओणम पर्व के समय ही मनाया जाता है, ठीक। जब केरल में ओणम पर्व मनाया जाता है तो उसी समय ये खेल, दो खेल की बात हमने किया। एक बल्लम काली है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, और दूसरा अडेकनिकल खेल, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका कौन सा खेल? ओणम खेल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सांगा दावा। यह भी एक बहुत बड़ा आयोजन है बच्चों, सांगा दावा।
सांगा दावा क्या है? सांगा दावा का मतलब क्या है? कहा जाता है बच्चों सांगा दावा, सांगा दावा के नाम से आप लोगों ने पकड़ लिया होगा कि ये किस क्षेत्र में प्रचलित होगा। सांगा दावा, सांगा दावा त्योहार, सांगा दावा त्योहार ये कहाँ प्रचलित होगा बच्चों? नाम से बताओ। तो नाम से अगर पकड़ोगे तो आप पकड़ लोगे ये कहाँ चलता है, कहाँ प्रचलित है? सिक्किम में। कहाँ प्रचलित होगा? सिक्किम में। सिक्किम के साथ साथ कहाँ पर? तिब्बत में। सिक्किम के साथ साथ कहाँ पर? तिब्बत में। किस धर्म की अगर हम बात करें, किस धर्म का त्यौहार है ये? तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा है, लेकिन धर्म निरपेक्ष है, ठीक है, आप इसे एक धर्म विशेष से नहीं जोड़ सकते। बात समझ रहे हैं? तो सांगा दावा ये भारत के किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। किस जनजाति के द्वारा, किस जनजाति के द्वारा? कहा जाता है कि सिक्किम में एक जनजाति है जिसका नाम है भूटिया, ठीक है, उस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और तिब्बत में इसे तिब्बती चंद्रमास पर मनाया जाता है। चंद्रमास जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का एक होता ना, जैसे जो आपकी पृथ्वी जो घूमती है, ठीक, तो पृथ्वी का जो डिवीजन किया गया है, समय का जो डिवीजन बांटा गया है कि 15 दिन अंधेरा होता है और 15 दिन चांदनी निकलती है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया ना शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष, सॉरी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तो उसी तरह एक है तिब्बती चंद्रमास, यानी तिब्बती महीना जो होता है, उन तिब्बती महीनों में एक महीना है चंद्रमास। अपने यहाँ उसको मई जून कहते हैं। अपने यहाँ क्या कहेंगे? मई जून। इनका क्या है? इनके यहाँ इस महीने को चंद्रमास कहते हैं। हम सिक्किम में इस महीने को क्या कहते हैं? मई जून कहते हैं। हम सिक्किम में इस महीने को मई जून कहते हैं। तो भारत के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा कि भाई सांगा दावा सिक्किम में कब मनाया जाता है, तो मई जून में। और तिब्बत में कब मनाया जाता है? चंद्रमास पक्ष में मनाया जाता है। तो देखिए त्योहार दोनों एक है बच्चों, दोनों एक हैं, ठीक, और केवल नाम अलग है। कहा जाता है कि सिक्किम में मई जून के महीने को पुण्य समय माना जाता है, सबसे पवित्र एवं पुण्य कहा जाता है, सबसे पवित्र एवं पुण्य समय माना जाता है, ठीक है। और यहां भी वही चीज है, कहा जाता है इस पवित्र समय में लोग जो है भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं। इस पवित्र टाइम में भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं। जैसे अपने धर्म में भी है, अपने धर्म में भी है ना कि भाई जैसे होता ना कि क्या बताएं हम आप लोगों को, जैसे शादी विवाह जब पड़ता है तो लोग कहते हैं ना कि भाई पता नहीं कौन कौन हिंदी में है, पांचक बोलते हैं उसको, और भी कुछ नाम है हिंदी में, उसको खरवास भी बोलते हैं। यानी खराब दिन, जो खराब समय जो है उसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, उसमें आप कोई शुभ काम नहीं कर सकते हैं। शुभ काम के लिए भी पंचांग के माध्यम से दिवस निकाला जाता है हिंदू धर्म में भी। तो वही चीज यहां भी है। कहा जाता है कि इस समुदाय में माने मई जून के महीने को एक पुण्य और पवित्र माह माना जाता है, और इसलिए इसी समय जो है यहाँ के लोग जो है भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान, निर्वाण आदि चीजों को क्या करते हैं, याद करते हैं, भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं। और आराधना के साथ साथ 3 शिक्षाओं के विस्तार की बात करते हैं। वो 3 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? उदारता, धर्माचरण और शुभ विचार। उदारता, उदारता, धर्माचरण, धर्माचरण और शुभ विचार। एकदम आपको मैं बताऊं, जैसे बच्चों आप लोग दिवाली को होता ना, दिवाली जब मनाते हो तो दिवाली में पटाखा बजाने से पहले माता सरस्वती की फोटो रख के अगरबत्ती जलाते हो नहीं जलाते हो? ये होता है कि चलो भाई सरस्वती को अपनी विद्या को जगा लो ताकि साल भर जगी रहे, है कि नहीं? लेकिन विद्या जगाने बैठते तो मन में कुछ और घूमता रहता है आप लोगों के, है कि नहीं? लेकिन एक प्रयोजन तो होता है कि नहीं होता है? होता ना प्रयोजन कि चलो सरस्वती को जगाना है या जुआ खेलने को जगाना है, यानी अच्छी और बुरी आदतें दोनों को आप उस समय क्या करते हो, जगाते हो। वही सेम चीज यहाँ है। एकदम समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक वही सेम चीज बच्चों यहाँ है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है 3 शिक्षाओं को विस्तार देने का उद्देश्य मन में लोग लाते हैं। और वो 3 शिक्षाएं कौन है? शुभ विचार,
धर्माचरण और उदारता, ये 3 विचारधाराओं के प्रसार करने का उद्देश्य इस त्योहार पर लिया जाता है। और ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है? सांगादवा त्योहार सिक्किम और तिब्बत में बौद्ध समुदाय के द्वारा। अब आगे आते हैं, अगला है यहीं से जुड़ा हुआ एक और त्योहार है बच्चों, जिसका नाम है लूशंग त्योहार। कौन सा त्योहार? लूशंग, जो सिक्किम का एक नववर्ष है और फसल कटाई के दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहिए। लक्ष्मी पूजा तो करोगे ही बच्चों आप लोग, ठीक है, लक्ष्मी बहुत जरूरी है। हाँ आगे चलते हैं। लूशंग, लूशंग त्योहार, लूशंग त्योहार ये कहाँ का है बच्चों? ये भी सिक्किम का है, ये भी सिक्किम का है। सिक्किम में ये फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? फसल कटाई के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये पूछ सकता है कि कौन सी फसल कटाई, तो ये मनाया जाता है कब? दिसंबर के महीने में। ठीक, और 2 उद्देश्यों से मनाया जाता है, एक फसल कटाई, दूसरा उद्देश्य नववर्ष। नववर्ष क्योंकि दिसंबर के समापन में मनाया जाता है, महीना होता है इसका क्या? दिसंबर। दिसंबर माह में ये मनाया जाता है और इसमें लोग जो है सुसज्जित वस्त्रों से सज धज कर, रंगीन कपड़ों से सज धज कर नृत्य का आयोजन करते हैं। और ये सिक्किम की भूटिया और लेपचा जनजाति में बेहद फेमस है। वहाँ की 2 जनजातियाँ, दो जनजातियाँ, एक भूटिया जनजाति, ये सिक्किम की है, और दूसरा लेपचा जनजात। लेपचा जनजाति बच्चों कहा जाता है कि इन 2 जनजातियों में ये बेहद प्रचलित है। यहाँ पर लोग रंगीन कपड़ों से सज धज कर जो है नृत्य का आयोजन करते हैं। और साथ साथ कहा जाता है कि इसमें जो नृत्य किए जाते हैं, जरा उनके नाम की चर्चा कर ली जाए तो नृत्य जो होता है उसे कहते हैं ब्लैक हंट नृत्य, खग्यू नृत्य। देखिए नृत्य की जो बात होती है यहाँ पर, ये नृत्य भी याद रखिए कौन कौन से नृत्य होते हैं। खग्यू नृत्य, खग्यू आधा गया है बच्चों, खग्यू नृत्य, और ब्लैक हंट नृत्य, ब्लैक हंट नृत्य, ब्लैक हंट नृत्य, ये नृत्य हैं जिनका आयोजन किया जाता है। ठीक, तो किन जनजातियों के द्वारा? इन 2 जनजातियों के द्वारा। कहा जाता है यहाँ पर एक शराब होती है, उस शराब का नाम आपको बताता हूँ। जो शराब ये लोग पीते हैं उसे कहा जाता है चांग। यहाँ पर इनके मने ये एक ऐसा ओकेजन है, जैसे आप लोग ना होली को पीते ना, होली को भांग पीते हो, वह आजकल तो नया फैशन है, लोग बियर दारू पीते हैं। भांग एक प्रयोजन है, होली पर पिया जाता है। उसी तरह का प्रयोजन यहाँ भी है चांग। तो चांग क्या है? सिक्किम की शराब है बच्चों। चांग क्या है? ये शराब है, यानी वह शराब जो इस पर्व पर लोग पीते हैं, वो इस पर्व पर लोग पीते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चांग। क्या कहते हैं इसको? चांग कहते हैं। ठीक है, ये है आपका लूशंग त्योहार। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए पोंगल, अगला जो आपका त्योहार है वो है पोंगल। अगला है आपका पोंगल। पोंगल कहाँ मनाया जाता है बच्चों? ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और बेहद इंपॉर्टेंट त्योहार है। कहा जाता है कि ये 4 दिन चलता है, जनवरी के महीने में फसल कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। ये तमिलनाडु में देखिए ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु में ये जो है जनवरी माह में अगर मनाया जाएगा तो कौन सी फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। जनवरी माह में
4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। किस अवसर पर? फसल कटाई के अवसर पर। किस अवसर पर? फसल कटाई के अवसर पर। फसल कटाई के अवसर पर। फसल कटाई के अवसर पर ये मनाया लिया जाता है, ये मनाया जाता है बच्चों। और कहा जाता है कि यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति इसी समय होती है, गौर करिए, अपने यहाँ मकर संक्रांति को सूर्य क्या होता है? उत्तरायण हो जाता है। सूर्य उत्तरायण होने का मतलब कि अब दिन जो है लंबा होना शुरू हो जाता है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। ठीक वही चीज सेम है यहाँ पे। यहाँ पर सूर्य उत्तरायण होता है कब? जनवरी में। ये दक्षिण में पड़ेगा। अगर भूगोल आप पढ़े हो तो दिमाग लगा लो। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? बात समझ रहे हैं? दिमाग लगाओ। कहा जाता है कि यहां पर जनवरी में सूर्य उत्तरायण होता है, तो उत्तरायण होते हुए सूर्य को यहां पर नमस्कार किया जाता है और उस सूर्य भगवान की आराधना करते हुए ये मन्नत लोग मांगते हैं कि फसलों का जीवन चक्र क्या रहे? बना रहे, ये फसलें कभी समाप्त न हो, यानी किसान की समृद्धि हमेशा के लिए क्या रहे? बनी रहे। और प्रतीक स्वरूप ये क्या करते हैं कि इस जनवरी माह में कौन सी फसल काटेंगे? धान की फसल काटेंगे। तो कहा जाता है कि धान की फसल कटने के बाद बच्चों सबसे पहले अपने मुंह में डालने से पहले ये पैदा किए गए धान के चावल को क्या करते हैं? उबालते हैं। चावल को क्या करते हैं? चावल को उबालते हैं और चावल को उबालने के बाद सूर्य को क्या करते हैं? सूर्य को चढ़ाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा बच्चों हमने देखा है कि जैसे मक्के की बाल होती है या कोई अनाज होता है या आपके यहाँ जानवर पहला जो बच्चा देता है, दूध जो होता है उसको ले जाके अपने क्षेत्रीय देवता में लोग चढ़ाते हैं, मंदिर में ले जाके चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जब फसल कटती है तो औरतें मंदिर पर जाती कढ़ाई देने का मतलब वहां पकवान बनाती हैं और भगवान के मंदिर पे क्या करती? चढ़ाती हैं। ये उनकी श्रद्धा है, वो उनके फसल को अनवरत बनाए रखने का एक प्रयत्न है। अंतर सिर्फ ये है कि भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की मान्यता है, अलग अलग लोगों के तरीके हैं। आपको हमने देखा कि आप जो है क्या करते हैं? रबी फसल के बाद मनाते हैं। रबी फसल के कटने के बाद औरतें जाती हैं क्या करने? कड़ाही देने या छोटे छोटे मंदिरों पर जाती हैं। यही चीज दक्षिण भारत में ज्यादातर जो है वो खरीफ की फसलों पर दिखाई देती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हैं अब बिहू। बिहू पे आइए बच्चों। बिहू, बिहू नृत्य है या उत्सव है? ये उत्सव भी है और नृत्य भी है। कहाँ का है? असम का है। असम का है, सॉरी, ये बच्चों कहाँ मनाया जाता है? असम में। असम में मनाया जाता है और वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार? वर्ष में 3 बार। वर्ष में 3 बार इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो एक वर्ष में 3 बार ये मनाया जाता है। अलग अलग महीने में मनाया जाता है। इनके नाम भी अलग अलग हैं। तो इनके नाम की अगर हम चर्चा करें बच्चों तो 3 नाम आते हैं: बोहंग बिहू, कोंगली बिहू और भोगली बिहू। 3 बिहू हैं: बोहंग बिहू, कोंगली बिहू, कोंगली बिहू और भोंगली बिहू। भोंगली बिहू। तो जो बोहंग होता है ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। ये अप्रैल में होता है और ये आपका जो है अक्टूबर में होता है। ये अक्टूबर माह में और ये बच्चों जनवरी माह में। जनवरी माह में। ठीक है, यहाँ पर आगे आप बिहू लिख लीजिए सबके आगे। ठीक, सबके आगे बिहू होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों आपका बोंगली बिहू है। इसका एक नाम और है, उसको भी जान लीजिए। इसे रोंगली बिहू भी कहते हैं। इसे हम रोंगली बिहू भी कहते हैं। रोंगली बिहू कहा जाता है कि यहाँ के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। जैसे हम दशहरा, दिवाली और होली का इंतजार करते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग जो है बोंगली और रोंगली बिहू का, यानी जो एक ही के 3 नाम है,
उसको माने इंतजार करते हैं। जैसे हमारे लिए एक हर्षोल्लास का दिन होता है होली बच्चों, दिवाली, उसी तरह इनके यहाँ ये है। कहा जाता है कि जो जो बोंगली है, ठीक, ये देखिए ये फसल कटाई के अवसर पर और बदलती हुई ऋतुओं के अनुसार मनाए जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि अगर ये पूछा जाए कि किस अवसर पर मनाए जाते हैं तो ये फसल कटाई एवं बदलती हुई ऋतुओं पर, क्योंकि आपकी जो फसलें हैं वो 3 तरह की होती है ना, खरीफ, रबी, जायद, 3 फसलें होती हैं। तो फसल कटाई एवं बदलती ऋतुओं पर, बदलती ऋतुओं के अनुसार, बदलती ऋतु के अनुसार इसे मनाया जाता है। यहाँ भी नृत्य का आयोजन होता है बच्चों, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, रंगीन कपड़ों से लोग सजे होते हैं। ठीक, कहा जाता है कि एक यहाँ पर एक पर्व इससे जुड़ा है, गोरा बिहू। जैसे हम लोग होली पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गोरा बिहू। ये गोरा बिहू क्या होता है बच्चों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा होली पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोग तो जो है सेल्फी वाले दौर के बच्चे हैं। हम लोगों के ज़माने में होता था कि जो है जानवर को हम लोग क्या करते थे, होली को ले जाते थे नदियों में या तालाबों में, उनको बढ़िया से नहलाते थे। ठीक है, उनको साफ करते थे, उस दिन उनकी सुंदरता को निखारा जाता था पूरी तरह से। ठीक, लेकिन अब आपसे क्या उम्मीद की जाए, आपकी जनरेशन बहुत आगे निकल चुकी है, तो आप लोग तो अब इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो रहे हैं। जानवरों की प्रजातियों का भी पतन हो रहा है आप लोगों के शौक की वजह से। तो गोरा बिहू उसी तरह का पर्व है बच्चों। यहाँ पर जो है गाय एवं भैंस जैसे जानवरों को क्या किया जाता है, नहलाया जाता है, उनको चमकाया जाता है, बढ़िया से उनको साफ किया जाता है। ठीक है, गोरा बिहू ये इसी पर्व से जुड़ा हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहा जाता है कि इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, एक होता है पीठा। पीठा जानते हो क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पीठा लौकी का बनता है, ये पीठा लौकी का नहीं है, ये पीठा कई चीज़ों का मिश्रण होता है। इसमें चावल मिला होता है, शक्कर मिली होती है और बहुत सी चीज़ों को मिला के एक मिश्रित मीठा। जैसे अपने यहाँ क्या है कि मीठों का स्पेशलाइजेशन है कि भाई कौन खोवा से बनेगा, कौन फला से बनेगा, कौन क्या होगा, लेकिन ये एक मिश्रित मीठा है। और दूसरी चीज़ कहते हैं कि गमोसा। गमोसा क्या होता है? गमोसा जो है, गमोसा बच्चों इसको भी नोट कर लेना, गमोसा जैसे पीठा क्या है, मिश्रित मिष्ठान उसको कहा जाता है। पीठा जो है ये आपका एक मिश्रित मिष्ठान है, मिश्रित मिष्ठान, मिश्रित मिष्ठान। और गमोसा, गमोसा क्या है? गमोसा, गमोसा बच्चों ये इस बिहू त्योहार में गमोसा होता है हाथ से बना हुआ खादी वस्त्र, हाथ से बना खादी वस्त्र। हाथ से बना खादी वस्त्र, इसे गमोसा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में, जो आपके नागालैंड में मनाया जाता है नागा जनजाति के द्वारा। दिसंबर के महीने में लगभग 10 दिनों तक ये चलने वाला एक बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है बच्चों। ठीक है, कौन सा त्यौहार? हॉर्नबिल महोत्सव। यूपीएससी इसको पूछ चुका है, अगर पिछले ईयर के क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, नोट हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव, तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात हमने किया, ये कहाँ पर मनाया जाता है बच्चों? नागालैंड में। ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में किस जनजाति के द्वारा? नागा जनजाति के द्वारा। नागा जनजाति के द्वारा लगभग ये 10 दिन तक चलता है, 10 दिनों तक ये चलता है। किस महीने में? दिसंबर माह में। दिसंबर माह में ये आयोजित होता है। ठीक, अच्छा इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों?
कहा जाता है कि इसका उद्देश्य जो होता है वो है मेल मिलाप, सद्भाव, सांस्कृतिक भावनाओं का विस्तार। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग? मेल मिलाप बढ़े, सद्भाव बढ़े, इसके लिए करते क्या है? करते ये हैं, कहा जाता है कि नागा जनजात से जुड़े हुए लोग जो है किस्मा धरोहर गांव में क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। इसमें नागा लोग जो है, कहा जाता है कि नागा लोग किस्मा धरोहर गांव, यह स्थान है किस्मा धरोहर गांव, किस्मा धरोहर गांव, यहाँ पर ये किस्मा धरोहर गांव में इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इकट्ठा होते हैं। यहां पर इनका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य क्या होता है बच्चों? उद्देश्य होता है सद्भाव, सद्भाव, प्रेम एवं सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती, सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती। तो बहुत ही पवित्र उद्देश्य होता है इस हार्नबिल महोत्सव का। और आज के बदलते हुए दौर में जहां सांप्रदायिकता धीरे धीरे बढ़ रही है, वैसे दौर में ऐसे त्योहारों का महत्व बच्चों बढ़ जाता है। इसीलिए कमीशन क्वेश्चन भी पूछता है। तो कभी भी यूपीएससी कमीशन के अगर पेपर को आप लोग देखेंगे तो वो ऊट पटांग प्रश्न नहीं करता बच्चों। जैसे आप लोगों में क्या होता है कि बहुत ही खोजी प्रवृत्ति कभी कभी दिखाई देती है, आप लोग तथ्यों की एकदम गहराई में जाना चाहते हो। नहीं, यूपीएससी इस तरह की डिमांड नहीं करता। वो ये देखता है कि आपकी थिंकिंग पावर कैसी, क्या आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं कैच कर पा रहे हो, कि भाई कहाँ से हम प्रश्न पूछेंगे, क्या आप इस बात को पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो। और जो बच्चा इस बात को पकड़ लेता है कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, वह 4 घंटे पढ़कर भी आईएएस बनता है। और आप 14 घंटे पढ़कर भी बच्चों आईएएस नहीं बन पाते हो। तो उसका जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो ये फर्क होता है कि आप अपनी एक बेहतर समझ डेवलप नहीं कर पाते, एक बेहतर गाइडलाइन आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये बड़ा बहुत ही माने जरूरी चीज़ है कि आप चीज़ों को समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। इस चीज़ को समझना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। और अंतिम है आपका जो है सरहुल। सरहुल नृत्य देखिए, सरहुल त्योहार, सरहुल, सरहुल ये बच्चों आपके उड़ीसा, झारखंड और बंगाल, इन 3 क्षेत्रों में मनाया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, 3 क्षेत्रों में। किस समाज द्वारा? जनजाति समाज द्वारा। किस समाज द्वारा बच्चों? जनजाति समाज द्वारा। तो कौन सा जनजाति समाज यहाँ पर रहता है इन तीनों स्टेटों में? भाई बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन इसमें से आप 3 जनजातियों का केवल चुनाव करेंगे, वो है मुंडा, ओराव और हो। 3 जनजातियां कौन कौन? मुंडा, ओराव और हो, यानी मुंडा जनजात और ओराव जनजात, और ये तीनों ऐतिहासिक जनजातियां हैं, और हो जनजात। ये 3 जनजातियां हैं जो इस त्योहार को मनाती हैं बच्चों। और यह त्योहार फागुन के महीने में, बसंत ऋतु में मनाया जाता है, जब बारिश का महीना होता है। और बारिश के महीने में और फागुन के महीने में अगर बच्चों ये मनाया जा रहा है तो इसका संबंध भी किससे होगा? प्रकृति से होता है। कहा जाता है कि इसमें प्राकृतिक सम्मान को दिखाया जाता है। इसमें जो है कहा जाता है कि माता पृथ्वी की, माता धरती की पूजा की जाती है और एक बहुत बड़े नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो आज के दौर में जब आप ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं बच्चों, जहां पर्यावरण बार बार अफेक्ट हो रहा है और पर्यावरण का इम्पैक्ट भी आज कहीं न कहीं इस प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा दिख रहा है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे किसी अन्य तरह की महामारी या आपदा हो। तो ऐसे दौर में प्रकृति से जुड़े हुए जो भी नृत्य या त्यौहार हैं वो यूपीएससी हमेशा अपने पहले चरण में रखता है। वो हमेशा संभावना बनी रहती है कि उनको पूछा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ सरहुल नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल आप जानते हैं, साल की पूजा की जाती है। फागुन के महीने में, बसंत के महीने में इसका आयोजन होता है। इसका जो संबंध होता है वो प्रकृति से है।
प्रकृति की पूजा की जाती है, माता धरती की पूजा होती है इसमें, और इसमें नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। तो इसी के साथ ये आपका जो टॉपिक है बच्चों ये कंप्लीट होता है। लेकिन मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए आप अभी जाइएगा मत। मैं कहना ये चाहता हूँ बच्चों कि आप अभी हमसे 2 बजे मिलेंगे, वहाँ पर हमारी स्पेशल क्लास है, वहाँ पर आप लोग जरूर आइएगा, हम इंतजार करेंगे आप लोगों का, ठीक। प्लस चैनल पर वो स्पेशल क्लास फ्री है। और बाकी 4 बजे हमारी जो क्लास है बच्चों, 4 बजे हमारी कंप्लीट क्लास स्टार्ट हो रही है, 4 बजे। तो 4 बजे की जो कंप्लीट क्लास है बच्चों, उसे आप जो है 4 बजे कंप्लीट क्लास हमारी है, और उस कंप्लीट क्लास में आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है या जुड़ना चाहते हैं तो SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, जिसमें आपकी फ़ी जो है 10% डिडक्ट हो जाएगी बच्चों। और आपकी फ़ी 1 ईयर की 39,600 और 2 ईयर की 57,600 हो जाएगी। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जो है वहाँ पर ज़रूर जुड़िए, जो है ज़रूर जुड़िए बच्चों, ठीक। तो वहाँ पर जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और सब्सक्रिप्शन जो है आप 1 ईयर या 2 ईयर का ही प्रीफर करिएगा, ठीक। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लस चैनल डाउनलोड करना होगा, ठीक। प्लस को डाउनलोड करने के बाद आपको यूपीएससी सीएससी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, और इसके बाद बच्चों आपको ये सब्सक्रिप्शन ओपन किए गए हैं। 3 महीने, 6 महीने, 1 ईयर, 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन है। और अगर आप SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है, इसका यूज करेंगे तो आपकी फीस में 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। और साथ साथ आप जो है SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, इसको यूज करना मत भूलिएगा, तभी आप हमसे जुड़ पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते हुए लाइक एंड शेयर जरूर करते रहे बच्चों। तो हम 2 बजे भी मिलेंगे, हम ये उम्मीद करते हैं। और आपसे मेरा ये कहना है कि अभी हमने आपको बताया कि आपकी आर्ट एंड कल्चर की लास्ट क्लास थी। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें और होनी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और सैटरडे संडे आपकी मैराथन प्रैक्टिस सेशन चलेगा, वो बहुत ही मज़ेदार होगा और बहुत ही ऊर्जा के साथ वहाँ पर आपको जुड़ना होगा बच्चों। तो मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारे में ऑनेस्टी है, आपको हमसे जुड़ने से कुछ मिल सकता है, कुछ फ़ायदा हो सकते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। आराम से सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन को लेने के सारे तरीके हमने आपको बता चुके हैं बच्चों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शाम की क्लास रेगुलर होगी बच्चों, शाम की क्लास 7 बजे वो रेगुलर चलती रहेगी, अभी वो बंद नहीं होगी, ठीक है।